मेरे पति के मरने के बाद हमारे घर खाने खाने के लाले पड़ने लगे। मेरी 2 बेटियां थीं। एक रात में परेशान बैठी थीं कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जो ही दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था, बस आटे की बोरी पड़ी थी। मैं देखकर बहुत खुश हुई कि भगवान ने मेरी मदद कर दी। यूं उदास दिनों बाद मैं और मेरी दोनों बेटियों की तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल गई तो मुझ पर कयामत आ गई, क्योंकि हम तीनों माँ बेटियां प्रेग्नेंट हो गई थीं। मैंने रोते हुए सब कुछ डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा, मैडम ये पुलिस केस है, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। मैं रोते हुए पुलिस स्टेशन गई। वहाँ इंस्पेक्टर मेरी बात सुनकर बोला, ये मुजरिम तो पकड़ा गया है और बहुत सी औरतों के साथ हुआ है। अंदर सब जाओ, अपने मुजरिम को देख लो। जो ही मैं अंदर मुजरिम को देखने गई तो उस आदमी को देख मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम प्रतिमा है। मैंने बीए तक पढ़ाई की थी। मैं एक अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। मैं जब 3 साल की थी तब मेरे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। मेरी परवरिश मेरे चाचा ने की थी। जैसे ही मैं 19 साल की हुई तो मेरे चाचा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे रविंद्र से करवा दी। मेरी शादी के 5 साल बाद मेरे चाचा भी इस दुनिया से चल बसे। अब मेरे पति के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरे पति रविंद्र बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमेशा मुझे मान सम्मान और इज्जत दी। मेरे ससुर जी बहुत पहले ही गुजर गए थे, इसलिए हमारे घर में मैं, मेरी सास और मेरे पति रहते थे। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। हमारी शादी के 3 साल बाद भगवान ने मुझे एक बेटी दी। इसी तरह कुछ साल बाद मुझे एक और बेटी हुई। मेरी दूसरी बेटी के पैदा होने के कुछ महीने बाद ही मेरी सास भी इस दुनिया से चल बसी। जिंदगी यूं ही चलती रही और मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो गईं। हमारे पास जितना भी था हम अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन एक दिन मेरी खुशियों को नज़र लग गई। एक दिन अचानक मुझे खबर मिली कि मेरे पति रविंद्र एक बस हादसे में मारे गए। यह खबर हमारी ज़िंदगी में एक तूफान की तरह आया, जिसने मेरे साथ मेरी दोनों बेटियों को भी हिलाकर रख दिया। जब मैंने अपने पति के बॉडी के बारे में पता किया तो पता चला कि बस इस कदर जल चुकी थी कि उसमें जितने भी लोग थे सब जलकर राख हो गए। ये खबर सुनते ही मैं ढसी गई थी। मुझे अपने पति की बॉडी भी देखने को नसीब नहीं हुई, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। मेरे पति के गुजर जाने के बाद जिंदगी बहुत दुश्वार हो गई। कुछ दिन तक तो हमारे पास रखी जमा पूंजी चली, पर जब वो जमा पूंजी खत्म हो गई तो हमारे घर में खाने खाने के लाले पड़ने लगे। हमारी हालत देखकर अगल बगल के लोग भी हमसे मुंह मोड़ लिए थे। जिंदगी इस कदर मुश्किल हो जाएगी हमने कभी सोचा नहीं था। मैंने कई जगह नौकरी के लिए बात की, पर हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ा। एक रात हम यूं ही भूखे प्यासे चारपाई पर बैठे हुए थे कि अचानक रात के 8 बजे हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आया होगा यही सोचकर मैं हैरानी से दरवाज़ा खोलने गई तो सामने कोई नहीं था। बस एक बोरी पड़ी थी। भूख से बेहाल थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी उस बोरी को अंदर लेकर आई, और जब खोला तो उसमें आटे का पैकेट और कुछ खाने पीने की चीज़ें मौजूद थीं। 1 से 2 दिन गुजरने के बाद ऐसे ही हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होती और सामने कोई नहीं होता, बस एक बोरी पड़ी होती जिसमें खाने पीने की कुछ चीज़ें होती थीं। धीरे धीरे करके ऐसे ही हमारा गुजारा होता रहा। आज जब मैंने दरवाजे के बाहर हुए दस्तक पर दरवाज़ा खोला और जो ही आटे की बोरी उठाने लगी, तभी मेरी नज़र सामने के गली पर पड़ी। वहाँ पर पंडित जी खड़े थे, जो हमारे बगल में एक मंदिर था वहीं के पुजारी थे। मैंने देखा वो छुपकर मुझे ही देख रहे थे। मैंने जैसे ही बोरी को पकड़ा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि पंडित जी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैंने बोरी को आराम से अंदर किया और दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के सुराख से बाहर देखने लगी तो सामने तो कोई नज़र नहीं आया, पर सामने की गली में पंडित जी खड़े थे और वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी आवाज़ सुनी तो उन्होंने फ़ोन पर बात करते हुए कहा, हाँ भाई, काम हो गया है, आज फिर बोरी अंदर जा चुकी है। मैं उनकी यह बात सुनकर दंग रह गई कि भला पंडित जी किस शख्स को मेरी खबर कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, वह मेरे बारे में नहीं, शायद वो किसी और के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि वह तो मंदिर के पुजारी है। वो तो खुद ही अपना गुजर बसर किसी तरह कर रहे हैं, तो भला वो यह सब क्यों करेंगे, और आखिर क्यों मैं यही सब सोच रही थी। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इस बोरी में जो खाने पीने की चीज़ें आती है यह सही भी है कि नहीं, कहीं हमें कोई गलत चीज़ें तो नहीं खिला रहा।
ये ख्याल आते ही मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे और मेरे माथे पर पसीना आने लगा। तभी मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आई और बोली, माँ चलो, बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ बनाकर खाते हैं। ये पेट था कि मानने वाला नहीं था, इसलिए मैंने सभी बातों को अपने मन से निकालकर बोरी को अंदर खींच लिया। आज भी बोरी में रोज़ की तरह आटा, कुछ सब्जी और खाने पीने की कुछ चीज़ें मौजूद थीं। मैंने तुरंत आटा गंदा और रोटी बनाने लगी। रोटी सब्जी बनाने के बाद हम सब मिलकर पेट भर खाना खाएं और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गए। तभी मेरी छोटी बेटी ने पूछा, माँ, यह कौन है जो रोज़ हमारे दरवाजे पर आटे की बोरी और खाने पीने की चीज़ें रख कर जाता है? आजकल के दौर में तो कोई किसी का मदद नहीं करता, तो यह कौन है जो बगैर सामने आए हमारी मदद कर रहा है? या माँ कोई ऐसा तो नहीं जो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हो? यह सवाल तो मुझे भी बहुत परेशान करते थे। मैं भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है। और फिर आज पंडित जी की वह हरकत देखकर मेरे अंदर बहुत से सवालों ने जन्म ले लिया था। तभी मेरी बड्ढी बेटी मेरी छोटी बेटी को डांटते हुए बोली, क्या पता कोई हो जो भगवान की खातिर हमारी मदद कर रहा हो। ज़्यादा सवाल जवाब करके माँ का दिमाग मत खराब करो और आराम से सो जाओ। मेरी दोनों बेटियां तो एक दूसरे से बात कर खुद को तसल्ली देते ही सो गई थीं, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मुझे चैन नहीं था। मेरा दिमाग बार बार कुछ गलत होने का संदेशा दे रहा था कि कुछ तो गलत था जो हमें पता नहीं था। यही सब सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई, पता नहीं चला। अगला दिन भी इन्हीं सोचों में गुजर गया। रात होते ही हम फिर से 8 बजने का इंतज़ार बहुत शिद्दत से करने लगे और फिर 8 बजेते ही हमारा इंतज़ार दरवाजे पर होने वाली दस्तक से ख़त्म हुआ। दरवाजे पर दस्तक होते ही मैंने दरवाज़ा खोला और बोरी उठाने जैसे ही बाहर गई तो मैंने चुपके से सामने वाली गली की तरफ देखा, जहां आज भी पंडित जी खुद को छुपाकर मुझे ही देख रहे थे। आज मैं फिर बोरी को अंदर करके दरवाज़ा बंद कर सुराग से बाहर देखने लगी। आज फिर पंडित जी चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सी चमक लेकर किसी से बात कर रहे थे कि काम हो गया है। ये सुनकर मैं मरे मरे कदमों से घर के अंदर आई। मेरा दिमाग फिर से बहुत सी उलझनों का शिकार हो गया था, लेकिन मैं खुद को संभालते हुए अपनी बेटियों को खाना बनाकर खिलाने लगी। मगर आज हमने जैसे ही खाना खाया, थोड़ी देर बाद हम सबका सर चकराने लगा और हमें तुरंत नींद आ गई और हम सो गए। फिर आधी रात को मेरी आंख खुली तो मेरा सर बहुत भारी था और मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मैंने खुद को संभालते हुए जल्दी से अपनी बेटियों को देखा। वो दोनों भी बेसुध लेटी हुई थीं। मैं जल्दी से उनकी तरफ बढ़ी और उन्हें हिलाना शुरू किया और फिर वो दोनों थोड़ी देर बाद जाग गई, लेकिन उन दोनों की हालत मुझसे अलग नहीं थी। वो दोनों भी अपना सर पकड़कर बैठी गई। मैं हिम्मत करके उठी और किचन में जाकर पानी पी और अपनी दोनों बेटियों को भी पानी पिलाया। पानी पीने के बाद हमारी हालत कुछ बेहतर हुई। फिर अचानक हमारे पेट में दर्द होने लगा और फिर बारी बारी करके हम सबको उल्टियाँ आने लगीं। चंद मिनटों में ही हमारी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम तीनों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फिर मैं सोचने लगी कि क्या बोरी में आने वाला आटा जहरीला था। मैं यही सब सोच रही थी, तभी मैंने देखा दोनों बेटियों की तबीयत बिगड़ते ही जा रही थी। मैं चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि रात थी और इसलिए भगवान का नाम लेते हुए मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। किसी तरह हमारी रात कटी और जब सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर पास के सरकारी अस्पताल में चली गई। थोड़े से इंतज़ार के बाद हम सबका बारी बारी से चेकअप किया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो खबर सुनाई, उस खबर ने हम तीनों माँ बेटियों को हिलाकर रख दिया। हम तीनों एक दूसरे की तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगी। ये खबर हम सब पर किसी कयामत से कम नहीं थी। ऐसी कयामत जो हम तीनों को एक दूसरे के सामने नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। हम तीनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थीं, मगर शर्मिंदगी से ज़्यादा हमें इस बात की हैरत थी कि भला यह कैसे मुमकिन था। क्या ऐसा भी हो सकता है जो हम तीनों के साथ हुआ था? हम तीनों एक ही साथ एक ही वक्त पर प्रेग्नेंट हो चुकी थीं। ये सब जानकर मेरे साथ मेरी बेटियों की भी रंगत उड़ी हुई थी। मैं घबराकर डॉक्टर को अपनी और अपने बेटियों की हकीकत बताने लगी कि हम तीनों घर में अकेली रहती हैं और हमारे साथ कोई भी मर्द नहीं है, यहाँ तक कि मेरा पति और मेरा बेटा भी नहीं है। जब हम सब मर्द के ज़ात से ही दूर है तो ये कैसे मुमकिन है कि हम तीनों प्रेग्नेंट हो जाएं? मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुझे हैरत से घूरने लगी और फिर बोली, मैडम ये पुलिस केस है, अभी जाओ और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ।
इसके आगे हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा और सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगी, और साथ ही इस बात से हैरान थी कि डॉक्टर ने ना तो ढंग से मेरी बात सुनी और न ही तो उल्टा मेरे साथ सख्ती से पेश आ रही थी, जैसे हम ही मुजरिम हैं। खैर, मैंने अपने आप को मजबूती से संभाला और अस्पताल के कुछ दूर पर ही पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गई। जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन के सामने गई, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, क्योंकि यह हमारे प्रेगनेंसी की खबर थी और सिर्फ मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ मेरी दोनों बेटियां की इज्जत का भी सवाल था। ऐसे बहुत से सवाल मेरे दिमाग में घुसने लगे। फिर भी ना चाहते हुए भी मैं पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई। फिर एक पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि क्या बात है। मैंने उससे कहा कि मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। उसने मुझे एक जगह पर लाकर बिठा दिया, जहाँ पर एक पुलिस वाला बैठा था। वह मुझे देखते ही सीधा बैठ गया और पूछने लगा, बताइए मैडम, क्या बात है, किस केस के सिलसिले में यहाँ पर आई है। यही कहते हुए उसने हम तीनों की तरफ नज़र घुमाई। मैंने डरते डरते हमारे साथ हुई सारी घटना पुलिस को बता डाली। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से अपने घर के सामने रखी बोरी से लेकर तबीयत के ख़राब होने और फिर प्रेग्नेंट होने की तमाम बातें बता डाली। मेरी बात सुनकर पुलिस मुस्कुराकर बोला, मैडम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका मुजरिम पकड़ा गया है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो उसने कहा, मैडम, पिछले कुछ दिनों से लोगों के घरों के बाहर आटे की बोरियां रखी जाती थीं, और ये बोरियां सिर्फ उन्हीं घरों में रखे जाती जिनके घर औरतें होतीं, और वो औरतें जैसे जैसे उन बोरियों में से खाना शुरू करतीं तो यूं ही उनकी हालत भी ख़राब होने लगी। और चेकअप करवाने पर पता चला कि वो औरतें प्रेग्नेंट हैं। हमें कुछ दिनों से इस तरह की रिपोर्ट के बारे में पता चल रहा था, और हम पिछले 3 दिनों से इस मुजरिम की तलाश में थे, और आखिरकार हम उस मुजरिम को पकड़ने में कामयाब हो गए। हमने उसे लॉकअप नंबर 3 में बंद किया है। आप जाकर उससे मिल सकती हैं। अपने और अपनी बेटियों के मुजरिम का अंजाम सुनकर मैं खुश तो बहुत हुई थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं दुख और परेशानी भी थी कि हमारे मुजरिम का तो पता चल गया, लेकिन हमारे प्रेगनेंसी का क्या होगा। मैं इसी सोचों में गुम लॉकअप नंबर 3 के सामने जाकर खड़ी हो गई। मेरे पीछे मेरी बेटियां भी खड़ी थीं। मैंने जैसी नज़र उठाकर सामने खड़े मुजरिम को देखा तो मुझे लगा कि मुझे अगला सांस नहीं आएगा। मैं फटी फटी निगाहों से उस शख्स की तरफ देखने लगी। उस शख्स को देखते ही मुझे लगा कि पुलिस स्टेशन की छत किसी ने मेरे सर पर गिरा दी हो, और मेरी बेटियां भी फटी फटी आंखों से सामने खड़े शख्स की तरफ ही देख रही थीं। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। हम तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि हमारा मुजरिम कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरा पति हम सबको अपने सामने यूं खड़ा देखकर पहले तो हैरान हुआ, और फिर वो शर्मिंदगी से अपनी नज़रें चुराने लगा, जबकि मैं और मेरी बेटियां यह सोच सोच कर ही परेशान हो रही थीं कि भला यह कैसे मुमकिन था कि जिस शख्स को हम सब मरा मान चुके थे, आज वो हमारे सामने सही सलामत खड़ा है, मगर उसकी आंखों में यह शर्मिंदगी कैसी? क्या उस जुल्म की शर्मिंदगी थी? यह सब सोचकर ही मेरे ऊपर कयामत गुजर रही थी कि मेरा पति ही मेरा और मेरी बेटियों का मुजरिम है। क्या एक बाप अपनी बेटियों के साथ इतना गलत कर सकता है? उसे देखकर मैं उसके पास गई और रोते हुए पूछा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? और आज तक तुम कहाँ पर थे? और तुम्हारे मरने की झूठी खबर किसने सुनाई? और फिर आज तुम मुजरिम की हैसियत से जेल में क्यों हो? मेरी बातें सुनते ही वो खामोशी से हमें चुप कराने लगा, पर मेरे अंदर बहुत से सवाल थे। मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। मैं उससे सवाल पर सवाल करती जा रही थी। मेरे इतने सवालों पर मेरा पति शर्मिंदा होकर सर झुकाए मेरी बातों का जवाब देने लगा। मेरे सवालों का जवाब उसने सच दिया या झूठ, आइए सुनते हैं। मेरे पति की अनसुनी कहानी, उसी की जुबानी। जब तक मैं लोगों की नज़रों में मरा नहीं था और तुम लोगों के साथ हंसी खुशी रहता था, तो मैं अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत खुश था। हमारे पास बहुत पैसे तो नहीं थे, लेकिन हमारा गुजारा अच्छे से हो जाता। मैं अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था, पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें मेरी खुशी देखी नहीं जाती। वो मुझसे बहुत नफरत करते और मुझे बर्बाद कर देना चाहते थे, और वह कोई और नहीं बल्कि वह लोग मेरे दोस्त थे। पर मैं इन सब बातों से नावाकिफ़ था और दिल का साफ भी, इसीलिए मैंने कभी उन पर शक नहीं किया और उनसे अपनी खुशी इजहार कर देता था। एक दिन हम सभी दोस्त बैठकर गपशप कर रहे थे। तभी मेरा सबसे करीबी दोस्त, जिस पर मैं सबसे ज़्यादा विश्वास करता था और उससे अपने मन की सारी बातें शेयर कर देता, वो मेरे पास आया
और उसने मेरे हाथों में सिगरेट थमा दी। मैं कभी कभी सिगरेट पी लिया करता था। 345। इसीलिए खामोशी से मैंने उसके हाथ से सिगरेट ले ली। वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मैंने जैसे ही 2-4 बार सिगरेट पिया, खांसी और मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे स्मोकिंग करते कभी ऐसा नहीं हुआ था, इसीलिए मुझे बहुत हैरत हुई। और वह सिगरेट मैंने अपने नाक के पास लगाकर सूंघी तो मुझे महसूस हुआ कि सिगरेट में ड्रग्स मिलाया गया है। मैं अभी अपने दोस्त से इस बारे में पूछता, तभी वह वहाँ से निकल गया था। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरी गलत फहमी हो, शायद इसमें ड्रग्स ना हो, लेकिन मैं गलत था। और इसी गलत फहमी में मैंने अपने दोस्त से कभी इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं उस पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करता था। लेकिन वो मेरे साथ धोखा कर रहा था, और उसके बाद वो अक्सर ही किसी न किसी चीज़ में ड्रग्स मिलाकर मुझे देता रहा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे जहर की लत लग गई, और यह नशा करना मेरी मजबूरी बन गई थी। और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मेरे दोस्त रंजीत ने मुझे एक पेशावर चोरों के गैंग से मिलवा दिया। मैं अक्सर उनके पास बैठने लगा, उनके साथ जुआ खेलता और ड्रग्स खरीदता। धीरे धीरे मुझ पर काफ़ी कर्जा जमा हो गया, और वो लोग मुझसे अपना पैसे वसूलने के खातिर मुझ पर दबाव डालने लगे। उन्होंने मेरे सामने ये शर्त रखी कि या तो मैं उनके साथ चोरियां या डकैतियां करना शुरू कर दूं, या तुरंत उनका कर्जा वापस कर दूं। इन दोनों ऑप्शन को पूरा करना मेरे बस में नहीं था, क्योंकि मैं चोर और डाकू नहीं बनना चाहता था। मेरा ज़मीर मुझे यह करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। और दूसरी शर्त कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उन्हें वापस देकर इन सब से छुटकारा पा सकूं। मैंने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी, लेकिन वो लोग मुझे मोहलत देने से साफ इनकार कर दिए। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर मैं इन दोनों शर्तों में से उनकी कोई भी शर्त नहीं पूरा कर पाया तो मुझे अपनी पत्नी और दोनों बेटियां उनके हवाले करनी पड़ेगी। उनकी यह धमकी सुनकर मुझे ये लगा कि जैसे मेरा दिल किसी ने अपने पैरों के तले रखकर कुचल दिया हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी मेरी जान निकल जाएगी। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी और अपनी मासूम बेटियों को उन दरिंदों के हाथ लगने नहीं देना चाहता था। और इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने उन डाकुओं के साथ चोरी और डकैती करने की शर्त मान ली। मैं उनसे डील करके वापस आने लगा, लेकिन घर आने की मेरी हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैं अपने घर के पास बने मंदिर में चला गया, क्योंकि अब मुझे किसी के मदद की ज़रूरत थी, और वह मदद सिर्फ़ और सिर्फ पंडित जी ही कर सकते थे, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे और वह मेरी बात ज़रूर समझेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं उनके पास गया। मंदिर में जाते ही सबसे पहले मैंने भगवान जी के सामने माथा टेका और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। और उसके बाद मैं पंडित जी से मिला और उन्हें अपने साथ हुए सारा वाक़या उन्हें सुना डाला, और उनसे कहा कि आप मेरे घर से लेकर मेरे सारे मोहल्ले और मैं जहाँ पर नौकरी करता हूँ, और यहाँ तक कि मेरे सारे दोस्तों में भी ये खबर फैला दे कि मैं एक एक्सीडेंट में मारा गया। और पंडित जी से मिलने के पहले मैंने सुना था कि आज सुबह ही इस शहर में एक बस हादसा हुआ जिसमें बहुत से लोग मारे गए हैं, और इसलिए मैंने उन्हें समझाया कि मेरी मौत की खबर पर लोग आपकी बातों का विश्वास कर लेंगे, और यूं इस तरह मैं इस गुनाह से बच जाऊंगा। पंडित जी ने मेरी बातों को समझा और पूरे दिल से मेरा साथ दिया और मेरी मदद की। उनसे मिलने के बाद उसी रात मैं बनारस से दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पर मेरे पिता के दोस्त प्रमोद अंकल रहा करते थे। वह बहुत अच्छे इंसान थे। जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे भी अपने साथ हुए सारे हादसे सुनाए। उनका कोई बेटा नहीं था। वह शुरू से ही वो मुझे अपना बेटा मानते थे। इसीलिए उन्होंने मेरी बातों को समझा और मुझे अपने पास रहने की पनाह दी, और मेरे नशे को छुड़वाने के लिए मेरा इलाज करवाया और मुझे इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से बचाया। जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया तो उन्होंने मुझे नौकरी दिलवाई। जब मेरे पास थोड़ी जमा पूंजी इकट्ठा हो गई तो मैंने वापस अपनी पत्नी और बेटी के पास आने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं उन्हें यूं अकेला दर बदर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता था। पर जब मैं दिल्ली से जैसे ही बनारस आया तो मुझे पंडित जी ने ही बताया कि उसी गैंग के लोग मेरी हड्डियां तक ढूंढने में लगे हैं। ये सब जानने के बाद मैं डर गया और मैंने फ़िलहाल खुद को सबसे छुपाए रखने का फ़ैसला किया। मगर यहाँ आने के बाद अब हर रोज़ आटा और खाने की कुछ चीज़ें बोरी में रखकर पंडित जी के हाथों अपने घर भिजवा देता, ताकि मेरे बीवी बच्चे खाने खाने के लिए ना तरसे। मगर एक दिन ना जाने क्या हुआ। मैं बोरी उठाकर पंडित जी को देने जा रहा था कि मुझे रास्ते में से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और आज मैं यूं मुजरिम बना अपनी पत्नी और बेटी के सामने खड़ा हूँ।
अपने पति की यह दर्दनाक कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने एक नज़र उठाकर अपने पति की तरफ देखा तो वह बेबसी से हमारी तरफ देख रहे थे। अब मैं उनसे अपने मन की बात नहीं वाले थी कि हवालदार आकर हमारे सर पर खड़ा हो गया और सख्ती से बोला, मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। मैं रोते हुए अपने पति की तरफ देखने लगी। उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहने लगे, यहाँ से सीधा पंडित जी के पास जाना, उनके पास प्रमोद अंकल का नंबर है, उनसे नंबर लेकर अंकल के पास कॉल करके सारी हकीकत बता देना, फिर वो ज़रूर तुम्हारा साथ देंगे और मुझे भी यहाँ से छुड़वाने में मदद करेंगे और मैं बाएं इज्जत से बरी हो जाऊँगा। उनकी बात सुनकर मैं वहाँ से चल दी और अपने पति के बताए मुताबिक मैं सीधा मंदिर में रहने वाले पुजारी के पास गई और उनसे नंबर लेकर प्रमोद अंकल के पास फ़ोन किया और उन्हें सब कुछ बता दिया। वो मेरी बातें सुनकर मुझे दिलासा देते हुए कहने लगे, तुम लोग परेशान मत हो, मैं आज ही फ़्लाइट से बनारस पहुंच रहा हूं। मैं अपनी बेटियों को लेकर घर आ गई और शाम होते ही प्रमोद अंकल हमारे घर पर पहुंच गए। बनारस में उनका फ्लैट था। वह हम तीनों माँ बेटियों को लेकर अपने फ्लैट में चले गए। नाश्ता पानी करवाने के बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और हमारा चेकअप करवाया। चेकअप के बाद पता चला कि हम प्रेग्नेंट नहीं बल्कि हमें फूड पॉइज़न हुआ है। शायद हमारे घर पर जो बोरी रखी जाती थी उसमें कुछ केमिकल मिलाया गया था, जिस वजह से हमारी तबीयत बिगड़ने लगी। ये सब जानकर हमने चैन की सांस ली, लेकिन मेरे मन में बार बार यह सवाल आ रहे थे कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने हमसे झूठ क्यों बोला कि हम प्रेग्नेंट हैं। प्रमोद अंकल बनारस के सबसे बड़े वकील को मेरे पति का केस लड़ने के लिए हायर कर चुके थे और उनकी पुलिस में भी जान पहचान थी, इसलिए उन चोरों के गैंग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। कुछ दिन बाद मेरी और मेरी बेटियों की दुआएं रंग लाई और उस गैंग के बहुत से लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। आज अदालत में उनकी पेशी थी। तमाम कार्रवाई के बाद यह बात सामने आई थी। गैंग के कुछ लोगों ने हमारे घर आटे बोरी रखवाते हुए मेरे पति के बारे में पता लगवा लिया था